नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दा पहाड़ता में। उत्तराखंड में 20 सितंबर को UKSSC के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के दौरान करीब 35 मिनट के भीतर ही एग्जामिनेशन सेंटर से व्हाट्सएप के जरिए 3 पन्ने बाहर आते हैं पेपर के। इसे एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाता है युवाओं द्वारा, और देहरादून में आंदोलन की सुगबुगाहट के बाद हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में करीब 4 दिन बाद एक आंदोलन शुरू होता है, जिसमें आमरण अनशन पर बैठते हैं भूपेंद्र कोरंगा। मामले में अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि सरकार और UKSSC ने इसे अभी फिलहाल जांच चल रही है, और अभी तक की प्रारंभिक जांच में इसे एक नकल भर का मामला बताया है। सरकार ने SIT गठित कर दी है और इस टीम को लीड कर रही है देहरादून ग्रामीण की SP जया बलूनी। उन्होंने शनिवार को हरिद्वार में जनसंवाद भी किया है। देहरादून के DM व SSP सरकार का संदेशा लेकर देहरादून में धरने पर बैठे युवाओं से मिले हैं। इसके अलावा हल्द्वानी में आज धरने पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को CM पुष्कर सिंह धामी का फोन आया। इसके अलावा ADM प्रशासन और SP सिटी ने भी आकर अपना संदेश सुनाया, लेकिन युवा अपनी मांगों पर अडिग हैं और अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। ये बातचीत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 सितंबर 2025 की रात करीब 9 बजे के आसपास, 9 बजे होगा, 9 बजे के आसपास हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो धरने पर बैठे हैं वो भूपेंद्र कोरंगा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इससे पहले उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुमाऊं संयोजक रह चुके हैं। भूपेंद्र, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि आज 4 दिन हो चुके हैं। स्वास्थ्य अच्छा है, कमजोरी महसूस हो रही है, पर हमने पहाड़ का पानी पिया है, पहाड़ के बद्री गाय का घी, दूध, छाछ, दही खाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है। पर यह है कि अब भूख हड़ताल में है तो भूख तो लगती है। पर जिस तरीके से हर दिन सैकड़ों युवा यहाँ पर समर्थन में आ रहे हैं, तमाम अभिभावक समर्थन में आ रहे हैं, तमाम भाई लोग, तमाम बहुत दूर दूर से भी लोग समर्थन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भूख महसूस नहीं हो रही है, वो और डबल एनर्जी देने का हमको काम कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है, सरकार से आपकी मांगे क्या हैं और उनके पीछे आपके तर्क क्या हैं? पहली मांग तो गठित हो गई है। पहली मांग तो हमारी ये है कि ये जो एग्जाम हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से कैंसिल करा जाए। इसके पीछे तर्क हमारा यही है कि पेपर लीक हुआ है, हालांकि सरकार इसको नकल कह रही है, पर पहले सरकार इसको नकल मानने को भी तैयार नहीं थी। जब हम सड़कों पर उतरे तब जा करके अब ये इसको नकल मान रही है। पर नकल हिंदी का शब्द है और लीक जो है इंग्लिश का शब्द है, हालांकि दोनों लगभग एक जैसा ही है। कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। तो इसके पीछे तर्क हमारा यही है कि पेपर लीक हुआ है, नकल का मामला भी हुआ है, तो ये भी तो बड़ा गंभीर मामला है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये परीक्षा को निरस्त करके दोबारा से परीक्षा हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि CBI जांच हो। CBI जांच हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि 2023 में जब SIT गठित करी गई, नकल विरोधी कानून आया, बावजूद उसके दोबारा से इस तरीके का प्रकरण सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब हमको ना SIT पे भरोसा रहा, और नकल विरोधी कानून पे तो हमको पहले से ही भरोसा नहीं था। वो लचीला है, इस बात को हम लगातार कह रहे थे। तो इसीलिए हम CBI जांच चाहते हैं ताकि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ। और सबसे बड़ी बात, जो नकल माफिया हाकम सिंह है, उसके हाकम सिंह के हाकिम या सफेद पोस्ट किसके संरक्षण में रह करके वो खरीद फरोख्त नौकरियों के करता है, यह तभी पता चल पाएगा जब CBI जांच होगी। क्योंकि एक व्यक्ति जो जेल से बाहर आ जाता है, जेल से बाहर आकर के दोबारा से एक कृत्य करता है, तो कहीं ना कोई बड़ा आदमी उसके पीछे है। तो इसीलिए हम CBI जांच चाह रहे हैं। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो आयोग है UKSSC, उसकी अधिकारी और कर्मचारियों की पूरी तरीके से सफाई होकर के वहाँ पर नए लोग और अच्छे और ईमानदार लोग बिठाए जाए। क्योंकि 2023 में जब एक बड़ा आंदोलन हुआ तो अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को तो बदल दिया गया, लेकिन बाकी का जो स्टाफ है वो तो वैसा ही था। क्योंकि पेपर का सील बंद करने से लेके तमाम जो चीजें हैं वो वहाँ का स्टाफ करता है। तो हो सकता है कि उस वहाँ के स्टाफ की मिलीभगत हाकम सिंह या तमाम जो नकल गिरोह है उसके साथ में हो। तो इसीलिए ये 3 मांगे हमारी प्रमुखता से हैं, और उसके पीछे का जो कारण है वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरा तीसरा सवाल है आपको
सीएम धामी से कॉल पर क्या बातचीत हुई और क्या रहा उसका नतीजा, और प्रशासन से भी क्या बातचीत हुई, क्या नतीजा रहा? अभी दर्जा राज्य मंत्री कुछ समय मिनटों पहले ही, मतलब अभी मिनट भी नहीं बीते हैं, सबसे तो पहुंचे हैं, और उनसे भी क्या बातचीत हुई और सबसे पहले तो जो ये बातचीत का दौर है, ये हमारे आंदोलन की जीत है। पहले ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बाद में माना और एसआईटी गठित हुई, पहली जीत। दूसरी जीत, देहरादून के अंदर एसएसपी और डीएम वहाँ पर धरना स्थल पर हमारे बॉबी भाई, त्रिभुवन भाई और राम भाई के नेतृत्व में जो वहाँ पर चल रहा है धरना, वहाँ पर वो मिलने आए, उनसे वार्तालाप करी। और अगली जीत हमारी तब होती है जब कल यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष आते हैं, और अगली जीत हमारी बड़ी तब होती है जब मुख्यमंत्री जी का फोन आता है, और उस अगली जीत हमारी ये होती है जब यहाँ पर राज्य मंत्री शंकर कोरंगा जी आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों की, कि जो हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार इसको सीरियस ले रही है और हमसे वार्ता करना चाह रही है। अब जो आपका सवाल था मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से क्या बात हुई, उनका यही कहना है कि हमने एसआईटी गठित करी है, पर मेरा यही जवाब मुख्यमंत्री जी को भी था और जो यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे उनको भी था कि एसआईटी तो 2023 में भी गठित करी गई थी, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। आरटीआई के माध्यम से जब हम पूछते हैं तो कोई जवाब अभी तक हमको नहीं मिला, तो इसीलिए हमको एसआईटी पे भरोसा नहीं है साहब। हमने मुख्यमंत्री जी से भी कह रखा है और प्रशासन से भी कह रखा है। और दूसरी बात जो हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसआईटी जांच हो रही है, उसके बाद ही हम पेपर निरस्त करने को लेकर निर्णय लेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि प्रत्येक, उसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया वो यही दिया कि लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने जो है परीक्षा भरी है और वो 4 हैं। तो मैंने यही कहा कि आयोग के पास पूरा डेटा है, आप उन बच्चों को, उन अभिभावकों से बात करें और पूछें कि क्या री एग्जाम चाहते हो, और निश्चित तौर पर सारा जो अभिभावक और जो अभ्यर्थी है वो चाह रहा है कि दोबारा री एग्जाम हो। तो ये बात मैंने उनसे कही है। और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें कोई भी निर्णय हम एसआईटी जांच के बाद लेंगे, तो मैंने भी साफ 2 शब्दों में, चाहे प्रशासन और मुख्यमंत्री जी, उनसे ये कह रखा है कि जब तक आपकी एसआईटी जांच नहीं हो जाती है और उसके बाद, क्योंकि पता तो है ही हमें, अगर आप ईमानदारी से जांच कराओगे तो ये पेपर तो आपको निरस्त कराना ही पड़ेगा, और तब तक हम यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा मैं, ये मैंने स्पष्ट कह दिया है। यही बात हमारी। भूपेंद्र, हमारा एक सवाल है आपसे कि जब एसआईटी को पहाड़ की बेटी लीड कर रही है जया बलूनी, एसपी ग्रामीण देहरादून, तो विश्वास तो करना चाहिए ना। देखो धामी जी तो हमारे खुद ही, मैं बागेश्वर से हूँ, मेरे बगल पिथौरागढ़ से हैं वो, उनका गृह क्षेत्र कुमाऊं के भी हैं, है ना। तो हम तो उन पे भी, जब वो मुख्यमंत्री बने, हमें बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे कुमाऊं का बेटा इतने दूरस्थ, जहाँ गृह क्षेत्र पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिनका गृह क्षेत्र, वो मुख्यमंत्री बने। हमको तो बड़ा उन पर उम्मीद थी, बड़ा हम खुश हुए। लेकिन जब इस तरीके के कृत्य लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, तो इसमें ये एंगल जोड़ना कि पहाड़ की बेटी को जांच दी है, और पहाड़ के बेटे तो हमारे मर्तुल्य जी भी हैं, वो खुद हमारे कपकोट से हैं, मैं स्वयं कपकोट का हूँ, और मुख्यमंत्री जी के जो गुरु हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, वो खुद हमारे कपकोट के हैं, वहां से विधायक रह चुके हैं। तो इस तरीके की तो बात है ही नहीं। हम तो इनसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन को पॉजिटिव वे में हम युवाओं के लिए लाकर ये डिसीजन लें, और अगर आप लेंगे तो हम क्यों नहीं आप पर भरोसा करेंगे। भूपेंद्र, हमारा एक सवाल ये भी है कि देहरादून राज्य की राजधानी है ना, वहाँ आप लोग अनिश्चित, आपका संगठन यानी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और उत्तराखंड बेरोजगार संघ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हैं। इसके लगभग 4 दिन बाद आप लोग हल्द्वानी में शुरू करते हैं आमरण अनशन, मतलब आप आमरण अनशन में बैठते हैं। ये कोई सोची समझी रणनीति थी या क्या? देखिए, जिस दिन पेपर लीक हुआ तो उस रात 10 बजे मैंने एक अनाउंसमेंट किया। उससे पहले लगभग 9, साढ़े 9 बजे देहरादून में अनाउंसमेंट हुई कि कल हम सब लोग परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और इस पेपर को निरस्त कराने को लेकर के डिमांड करेंगे। तो मैं हल्द्वानी था और मैंने भी यहाँ पे डिमांड, मतलब एक अनाउंसमेंट 10 बजे रात के करी कि कल हम सब लोग एक ज्ञापन जो है सिटी मजिस्ट्रेट को देंगे, और उसमें हम ये कहेंगे कि अगले 3 दिन के भीतर आप जो है जो पेपर है उसको निरस्त करिए। और उसके बाद मैंने सबको यहाँ पर बुलाया, और यहाँ पर बुलाने के बाद हम 50 अभ्यर्थी लगभग उसमें थे, हम मजिस्ट्रेट कार्यालय गए, अपना ज्ञापन दिया। उसके बाद चंपावत से मुझे फोन आता है, वहाँ पे कई युवा जो साथी हैं वो मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ भी एक बड़ा आक्रोश, क्योंकि देहरादून में हमारे तमाम युवा साथी बैठ गए थे,
तो चंपावत जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है, गृह विधानसभा भी है, वहाँ हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर था और उसका नेतृत्व भी हमने किया। उसके बाद मैं अल्मोड़ा गया, वहाँ पर भी मैंने नेतृत्व किया। वहाँ पर भी हजारों युवा सड़कों पर पेपर को कैंसिल और दोबारा से पेपर कराने की मांग को लेके था। और जब हमने उसके बाद पिथौरागढ़ कोई नहीं, उसके बाद जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने 3 दिन का समय दिया था और इन 3 दिनों में प्रदेश की सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी, तो उसके बाद तब जाकर के मैंने पहले से ही कहा था कि इस आंदोलन को तेज करा जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास था कि देहरादून जाके समर्थन किया जाए, पर हमने कहा कि एक बहुत बड़ी संख्या में कुमाऊं के अंदर भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में हम सीधे भूख हड़ताल पर बैठे। और आप देख रहे होंगे कि तब से लेकर के अभी तक हजारों युवा इस समर्थन में जो है हमारे साथ में है। भूपेंद्र, ये आंदोलन किसका है? आरोप लग रहे हैं कि आंदोलन बेरोजगार नहीं कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवाओं को बरगलाया जा रहा है, और कांग्रेस, यूकेडी, वाम दलों या स्वार्थी लोग इस साजिश के पीछे हैं। क्या कहेंगे? कोई भी आंदोलन जब इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर हुआ है, तो ये आरोप लगना बड़ी आम सी बात हो गई है और इसका फर्क बहुत ज्यादा जो आंदोलन कर रहा है उसको पड़ना भी नहीं चाहिए। पर जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। हमारे इस संघर्ष में यदि कोई विपक्षी दल या फिर इस क्षेत्रीय के कई जो क्षेत्रीय दल हैं या कई सामाजिक संगठन है, वो यदि समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चों ने भी एग्जाम दिए हैं। और ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के वो नेता आरोप लगा रहे हैं जिनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे अच्छा उनका रहन सहन है, जिनके बच्चे जो है आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस आंदोलन को स्वयं हम जो है लीड, सारे बच्चे यहाँ पर लीड कर रहे हैं। और ठीक है, अगर कोई समर्थन दे रहे आ रहा है तो उसमें कोई मनाही नहीं है। और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप विपक्ष में होते तो क्या आप समर्थन देने नहीं आते? और यदि आपको नेतागिरी या तमाम चीजें ऐसी लग रही है तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच करा दीजिए, दोबारा से पेपर करा दीजिए, आयोग में जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी उनको हटा दीजिए और सबकी नेतागिरी खत्म कर दीजिए। ये तो मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पर हमारी मांगे मानने के बजाय आप तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें समझदारी नहीं है। भूपेंद्र, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ है एक तरीके से, जिसमें मुख्यमंत्री वाली नौकरियों का विवरण दिया गया है। मेरी नज़र से भी होते हुए गुजरा, तो उसमें दावा है कि अब तक रहे मुख्यमंत्रियों में से सबसे ज़्यादा 26,025 लोगों को जॉब वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में दी गई है। कहीं ये विरोध के लिए विरोध तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, जो 25,000 जॉब का जो बात है वो पूरी तरीके से हम सिरे से उसको नकारते हैं। लगभग 4,500 नौकरियां हैं जो पुष्कर धामी जब से सीएम बने तब से मिली हैं, और उसमें से भी उपनल के हैं और गेस्ट टीचर हैं उसमें से भी कई। तो मोटा मोटा अगर हम शुद्ध तौर से अगर हम माने तो लगभग 3500-3800 के करीब हैं जो भर्तियां हुई है धामी जी के आने के बाद। तो 25,000 पता नहीं कौन सा आंकड़ा ये लगा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इतने पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी मरतोलिया जी जब इतना बयान गलत दे सकते हैं, तो ये तो प्रदेश के अनपढ़ नेता हैं, मैं तो इनको अनपढ़ नेता कहता हूँ। तो ये बयान देंगे ही, पर सच्चाई ये है कि 25,000 नौकरियां नहीं है। और अगर इस बात को चैलेंज करना है तो आप आइए ना, धरना स्थल सबके लिए खुला है, यहाँ आइए और यहाँ बात करते हैं। अभी वो आए थे, राज्य दर्जा मंत्री आए थे हमारे पीयूष भाई ने उस बात को रखा यहाँ पर। अभी यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने प्रमाण के सहित जो है उनको दिखाने का काम किया कि कितनी नौकरियां धामी जी के बनने के बाद मिली है। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पर इसमें ये सफल नहीं होंगे। आज का आखिरी सवाल है इस बातचीत का, अगली रणनीति क्या है? देखो, आगे की रणनीति ये है कि साफ और स्पष्ट है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम बैठे रहेंगे। यदि पुलिस या सरकार में बैठे हुए लोग जबरन हमको यहाँ से उठाने का प्रयास करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि 2023 में आप लोगों ने एक गलती करी थी, तो इस प्रदेश के अंदर बॉबी पुआर जैसा इतना बड़ा नेता पैदा हुआ, त्रिभुवन चौहान जैसा इतना बड़ा नेता पैदा हुआ, और उस आंदोलन के साक्षी हम स्वयं हैं। और आज कहीं न कहीं उस आंदोलन की बदौलत
जनता हम पे भरोसा कर रही है। और कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव में भी जनता ने कहा कि आप लोग जो है चुनावी रण में आए, और खुद बॉबी पहाड़ जी भी जो है चुनावी रण में गए, और एक बहुत बड़ा जनादेश चाहे मुझे हो या बॉबी भाई को सबको मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार यदि समझदार है तो सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे आंदोलन को यदि दबाने की कोशिश करी, जबरन हमको यदि उठाने का प्रयास किया, लाठी भाजने का काम किया, तो वो लाठी 2027 में आपके सरकार के ऊपर भी पड़ेगी। और इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का अभिभावक आपको 2027 में माफ नहीं करेगा, और आपको इस प्रदेश से नस्ते नाबूद करने का काम जो है इस प्रदेश की जनता करेगी। ये दो टूक शब्दों में कहना चाहते हैं, और आगे की रणनीति हमारी यही है। इस डिमांड को लेकर के हम निरंतर धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में लगे रहेंगे। यदि मेरे स्वास्थ्य में गिरावट आती है और मेरे को यदि उठाया जाता है तो एक इंजेक्शन मैं इनकी नहीं लगाऊंगा, मैं किसी भी प्रकार का उपचार अपना नहीं करूंगा। हाँ, अगर मान लो बेहोशी हो गए या कुछ ऐसा हो गया तो फिर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार मेरे पास आकर के कह रहे हैं कि आपके बाद हम जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो यदि एक भूपेंद्र कोरंगा को यदि अपनी दमनकारी नीति से आप दबाने का प्रयास करोगे तो हर घर से एक भूपेंद्र निकलेगा, और हर घर से एक भूपेंद्र निकल करके इसी बुद्ध पार्क में दोबारा से भूख हड़ताल पर बैठेगा। आपने हमसे ये बातचीत की। मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा था, मतलब मैं भूल गया इंट्रो में बताना। हमारे सारे प्रोग्राम्स जो भी बातचीत के होते हैं या अन्य प्रोग्राम्स भी, वो अनकट जाते हैं। पूरी बातचीत जस की तस हम अपने पाठकों के सामने रॉ रखना चाहते हैं। ये पर्दा नहीं चाहते हैं कि कोई बात हम काटें। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लगातार हमारे इस आंदोलन को अपडेट दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है। तो ये थे हमारे साथ बुद्ध पार्क से सीधे धरना स्थल से भूपेंद्र कोरंगा, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये बातचीत समझ आई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन चटका लीजिए, और बेल आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल, आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज़।